हेलो एंड वेलकम अगेन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पोइट्स एंड राइटर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जितना आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ना, उससे मैं थोड़ा हाई लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ में जो आपको दे रहा हूँ ना, इसमें मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स दे रहा हूँ। अगर मैं सारी बुक जो है ना, अरिहंत की बाकी बुक्स जितनी भी हैं उनको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा पीडीएफ में, तो फिर ये बहुत लंबी पीडीएफ बन जाएगी। इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ही मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूं इस पीडीएफ में। ठीक है, उससे अलावा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप अच्छे से मेमोराइज करना। देखिए, लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे पहले हम देखेंगे पोइट्स एंड राइटर्स के बारे में। सबसे पहले नाम आता है यहाँ पे लल दत्त का। लल दत्त कौन थी? लल दत्त एक सेंट भी थी और पोइटस भी थी। ठीक है, ये एक सेंट पोइटस थी कश्मीर की। ठीक है, लल दत्त का जो रियल नेम था ना, लल दत्त का रियल नेम था लल ईश्वरी। क्या लल दत्त का रियल नेम क्या था? लल ईश्वरी। ये एक ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखती थी। कौन? लल दत्त जो है ये एक ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखती थी। इसका जन्म कहां पे हुआ? पंद्रेथन में। कहां पे? पंद्रेथन में। इसके बाद अगर देखा जाए, लल दत्त पोएट्री इज इन द फॉर्म ऑफ वाक। बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, एक सवाल आपसे बार बार किया जाता था उर्दू में, जिन्होंने पढ़ा होगा, लल दत्त के शायरों को हम क्या बोलते हैं? लल दत्त के शायरों को हम वाक बोलते हैं। बस ये बात याद रखना है। ठीक है, लल दत्त के शायरों को हम क्या बोलते हैं? वाक बोलते हैं। एक्चुअली ये एक 4 लाइन स्टंजा होता है। आपसे वो इंग्लिश वाली चीज़ नहीं पूछ जाएगी, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि लल दत्त की जो पोइट्री है वो किस फॉर्म में होती थी? वो वाक के फॉर्म में होती थी। ठीक है, सिंपली आप याद रखना, लल दत्त के शायरों को हम वाक बोलते हैं। बस यही क्वेश्चन का आंसर आप याद रखना। ठीक है, इस तरीके से। शेख नूरुद्दीन वली की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, शेख नूरुद्दीन वली कौन थे? इसको हम नुंद रेशी भी बोलते थे, आलमदार कश्मीर भी हम इसको बोलते थे, नुंद रेशी भी हम इसी को बोलते थे। ठीक है, तो ये शेख नूरुद्दीन वली जो है ना, ये पहला मुस्लिम सेंट है। ठीक है, ये पहला मुस्लिम सेंट है कश्मीर का जिसको टाइटल दिया गया ऋषि। ऋषि का मतलब भी क्या होता है? ऋषि का मतलब भी सेंट ही होता है। ठीक है, तो ये पहला कश्मीर का मुस्लिम है जिसको ऋषि का खिताब दिया गया था, ऋषि का टाइटल दिया गया था। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए नूरनामा। नूरनामा क्या है? नूरनामा एक्चुअली है कलेक्शन ऑफ हिज राइटिंग्स। ठीक है, नूरनामा किसको हम बोलते हैं? जो चीजें इसने लिखी है ना, शेख नूरुद्दीन वली ने जो चीजें लिखी है ना, उनको हम बोलते हैं नूरनामा। क्या बोलते हैं हम उनको? शाबाश, उसको हम बोलते हैं नूरनामा, यानी कि उस बुक का नाम है नूरनामा। ठीक है, ये जो नूरनामा है ना, ये प्रिजर्व कहां पे की गई है? सरार में। सरार शरीफ है ना, सरार शरीफ मैंने आपको पढ़ाया था, इसका मकबरा, इसकी श्राइन है वहां पे। ठीक है, तो नूरनामा जो है इसको कहां पे प्रिजर्व किया गया है? सरार में प्रिजर्व किया गया है। और ये जो शेख नूरुद्दीन वली जो है ना, शेख नूरुद्दीन वली, जब इसकी डेथ हो गई और इसका जो जनाजा है ना, इसका जो फ्यूनरल है ना, इसका जो फ्यूनरल है, ठीक है, तो उसको अटेंड किसने किया था? ज़ैनुल आबिदीन ने भी उसका फ्यूनरल अटेंड किया था, यानी कि बुड्शा ने भी इसका फ्यूनरल अटेंड किया था। हबा खातून की अगर हम बात करेंगे, हबा खातून एक पोइटस क्वीन थी, यानी कि पोइटस भी थी और क्वीन भी थी। वो तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हम किसको बोलते हैं? हबा खातून को। हबा खातून का असली नाम क्या था? हबा खातून का असली नाम जून था। ठीक है, तो लोल लायरिक, ठीक है, ये एक किस्म का लायरिक है। ठीक है, एक किस्म का लायरिक है। ठीक है, लिखने का तरीका है, लायरिक लिखने का एक तरीका है, लोल लायरिक उसको बोलते हैं। ठीक है, लोल लायरिक जो है टिपिकल वर्स फॉर्म दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय हबा खातून। याद रखना, हबा खातून के शायरों को हम क्या बोलते हैं? शाबाश, लोल लायरिक। ठीक है, लोल लायरिक की फॉर्म है, उसके शेर लिखे गए हैं। ठीक है, लोल लायरिक जो है ना, ये एक किस्म का लायरिक्स होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो लायरिक्स जो है ना, वो बहुत किस्म के होते हैं। वाक जो भी है, वाक भी जो एक लायरिक है, उसका अलग से लिखा जाता है। लोल लायरिक जो है ना, ये एक अलग किस्म का लायरिक है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है लोल लायरिक और वाक लायरिक में। ठीक है, तो आप सिंपली याद रखना, लोल लायरिक जो है ये एक किस्म का लायरिक्स लिखा जाता है। तो लोल लायरिक्स किसने लिखे? हबा खातून ने। ठीक है, तो ये जो हबा खातून है ना, जिसका नाम असली नाम जून था, तो इसने शादी की किसके साथ? यूसुफ शाह चक के साथ। एक्चुअली इसके फादर ने इसको पहले ही शादी की थी बचपन में ही, एक पीजेंट के साथ, लेकिन उसके बाद यूसुफ शाह चक को इस पे दिल आ गया और इसके साथ शादी कर ली। ठीक है, अर्निमल की अगर हम बात करेंगे, अर्निमल एक कश्मीरी पोइटस थी। ठीक है, अर्निमल जो है, अर्निमल भी क्या था? एक कश्मीरी पोइट था, नून फॉर हर लव लायरिक्स। ठीक है, अर्निमल एक कश्मीरी पोइट थी। ठीक है, तो शी वाज नून फॉर हर लव लायरिक्स। ठीक है, यानी कि वो प्यार के बारे में ज़्यादा ये लिखा करती थी। ठीक है, मोहब्बत इश्क के बारे में लिखा करती थी। तो मोहम्मद गमी की अगर हम बात करेंगे, रोमांटिक पोएम्स लिखा करता था। यूसुफ ज़ुलेखा जो इसने लिखी हैं, शरीन खुसरू जो इसने लिखी हैं, लैला मजनू इसने लिखी हैं, मोहम्मद गमी ने
शीरीन खुसरो लिखी हैं, यूसुफ ज़ुलैखा लिखी हैं, लैला मजनू लिखी हैं। अब देखिए सर हमें क्या पूछा जाएगा, आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो पूछी जाएगी, मतलब आपको दिया जाएगा नाम इस तरीके से, राइटिंग का नाम कोई दिया जाएगा या किसी पोएम का नाम दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए जी ये किसने लिखी थी या किसने लिखा था। ठीक है, तो देखिए आपको याद रखना है यूसुफ ज़ुलैखा, लैला मजनू, यूसुफ ज़ुलैखा, लैला मजनू और शीरीन खुसरो, ठीक है, ये किसने लिखी है, मोहम्मद गमी ने लिखी है, जो एक क्या था, पोएट था। तो versified इन कश्मीरी द हिस्ट्रीज ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी एंड हारून रशीद। देखिए जो हारून रशीद और मोहम्मद ऑफ गजनी की जो स्टोरी है ना वो उसने किस में लिखी है, शाबाश, पोएम के फारे में लिखी, पोएम के फार्म में उसने लिखी है वो। ठीक है, पोएम के फारे में उसने, पोएम की फार्म में उसने ये हिस्ट्री कन्वर्ट की है। कौन सी हिस्ट्री, मोहम्मद ऑफ गजनी की और हारून रशीद। हिज यूसुफ ज़ुलैखा अपीयर्ड इन जर्मन मैगजीन, यानी कि उसकी जो यूसुफ ज़ुलैखा है ना ये बहुत ज़्यादा मशहूर होगी और जर्मन मैगजीन में भी इसका नाम आया था। अब देखिए अगर रसूल मीर की हम बात करेंगे, रसूल मीर जो है फादर ऑफ कश्मीरी गजल, इंपॉर्टेंट। देखिए मतलब इससे अलावा आपको क्या पूछा जा सकता है, इससे अलावा तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, रसूल मीर जो है ना, रसूल मीर को हम बोलते हैं फादर ऑफ कश्मीरी गजल। ठीक है, तो जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर में हम किसको बोलते हैं, जॉन कीट्स ऑफ या कीट्स ऑफ कश्मीर, वो भी हम रसूल मीर को बोलते हैं। तो इसने भी लव सॉन्ग्स लिखे हैं। ठीक है, इसने भी लव सॉन्ग्स लिखे हैं, लव गजल्स लिखी है। ठीक है, इसने भी लव सॉन्ग्स किए, लव गजल। 24 अक्टूबर जो है ना, 24 अक्टूबर को रसूल मीर का दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। ठीक है, तो फेमस गजल जो है ना रिंद पोशमाल किसने लिखी है, ठीक है, इससे अलावा कुछ नहीं पूछेगा, गारंटी मैं आपको देता हूँ। रिंद पोशमाल किसने लिखी है, शाबाश, रिंद पोशमाल किसने लिखी है, रिंद पोशमाल भी किसने लिखी है, शाबाश, ये भी लिखी है हमारे रसूल मीर ने। और जो जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर, ये भी किसको बोलते हैं, रसूल मीर को, फादर ऑफ कश्मीरी गजल भी बोलते हैं रसूल मीर को। मजा आ रहा था लाइव सेशन में, लेकिन वहां पे टाइम वेस्ट हो रहा था क्योंकि बीच में कर रहे थे ना वहां पे कुछ बच्चे चैट। परमानंद की अगर हम बात करेंगे, डिवोटेड हिज पोएट्री टू श्री कृष्णा। ठीक है, यानी कि उसने जो भी पोएम लिखी है ना वो इसने किसके बारे में लिखी है, श्री कृष्णा के बारे में लिखी है। राधा इंपॉर्टेंट है, देखिए राधा सवायमवरा, सुदामा चरिता, शिव लगुन बार बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, जितने भी आपकी बुक्स है ना वहां पे ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, शिव लगुन किसने लिखी है। राधा सवायमवरा, सुदामा चरिता, शिव लगुन जो है ये 3 पोएम्स हैं। किसने लिखी है, शाबाश, परमानंद ने लिखी है। शिव लगुन आप किसने लिखी है, शाबाश, परमानंद ने लिखी है। इसका रियल नेम क्या था, नंदराम। परमानंद जो है ना इसका रियल नेम था नंदराम। गुलाम अहमद महजूर की अगर हम बात करेंगे, GH का मतलब होता है गुलाम। ठीक है, GHULAM। ठीक है, गुलाम, GH का मतलब होता है गुलाम। MOHD जो है ना, MOHD, ठीक है, MOHD का मतलब होता है मोहम्मद, MOHMMAD, मान लीजिए ये इसकी एब्रीवेशन है और इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, गुलाम अहमद महजूर की अगर हम बात करेंगे, गुलाम अहमद महजूर फर्स्ट हिज प्रोफेशन वाज पटवारी। असल में जो इसका असल प्रोफेशन था ना, जो इसका एक्चुअल प्रोफेशन था, ठीक है, असल में जो इसका ये जो काम कर रहा था ना, ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, ये एक पटवारी था। कौन, महजूर एक पटवारी था। ठीक है, इसने एक पोएम लिखी है जिसका नाम है फ्लावर ऑफ निशाद। ठीक है, फ्लावर ऑफ निशाद बाग। ठीक है, फ्लावर ऑफ निशाद बाग। ठीक है, निशाद बागो पोश जिसको आप बोलते हो है ना, निशाद बागो पोश पोएम जो है ये फ्लावर ऑफ निशाद बाग जो है ये किसने लिखी है, गुलाम अहमद महजूर ने लिखी है। ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी हमारे कश्मीर वैली में। हिज पोइट्री एपिटोमाइज्ड द स्ट्रगल ऑफ कश्मीरी फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे पहले जो महजूर है ना, महजूर ने नए तरीके मतलब इंट्रोड्यूस किए। कश्मीरी जो गज़ल है ना, कश्मीरी जो पोएम है ना, इसमें इसने नई टेक्निक्स डाली। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, हिज पोइट्री एपिटोमाइज्ड द स्ट्रगल ऑफ कश्मीरीज फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। ये जो है ना, एपिटोमाइज का मतलब क्या होता है, टू बी ए टिपिकल एग्जाम्पल। ठीक है, टू बी ए टिपिकल एग्जाम्पल। ठीक है, टू बी ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। देखिए अब यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या है, समझना आराम से। हिज पोइट्री आप इस तरीके से कह सकते हो, हिज पोइट्री वॉज एन एग्जाम्पल। ठीक है, हिज पोइट्री इज एन एग्जाम्पल फॉर द स्ट्रगल ऑफ कश्मीरीज फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए कश्मीरी जो आज़ादी मांगते हैं ना, कश्मीरी जो फ्रीडम मांगते हैं ना, ठीक है, इसकी जो पोएम्स है ना, इसकी पोएम्स में बहुत मतलब इसका चर्चा हो रहा है। इसकी जो है ना, गुलाम अहमद महजूर की जो पोएम्स हैं उसकी पोएम्स में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के बारे में। ठीक है,
इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर को भी इसने इम्प्रेस किया था। किसने? महजूर ने रविंद्रनाथ टैगोर को भी इम्प्रेस किया था बाय हिज पोइट्री। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको एक टाइटल दिया था, ये टाइटल आपको याद रखना है। ठीक है, ही कॉल्ड हिम द वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर, द वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किसको कहा था? शाबाश, गुलाम अहमद महजूर को कहा था। अब अब्दुल अहद आज़ाद की बात अगर करेंगे, एक छोटा मोटा पॉइंट एक ये भी है, इन्फ्लुएंसड बाय कश्मीरी गजल्स ऑफ रसूल मीर एंड मोहम्मद गमी। ठीक है, अब्दुल अहद आज़ाद जो है ना, ये किस यानी कि इसके दिमाग में, इसके जहन में कैसा है कि मैं भी पोइट्री करूंगा, इसकी चाहत कैसे बढ़ गई? इसने रसूल मीर की गज़लें जब देखी, रसूल मीर की पोएम्स जब इसने देखी, उसकी हिस्ट्री इसने देखी, मोहम्मद गमी की हिस्ट्री सुनी इसने, मोहम्मद गमी के पोएम्स गज़ल इसने सुने, तो इसने बोला मैं भी करूंगा यही काम। ठीक है, अब्दुल सत्तार असी की अगर हम बात आप करेंगे, अब्दुल सत्तार असी देख लीजिए। अब्दुल सत्तार असी जो है ये प्रोफेशन से ये मिल्क मैन था। गुलाम अहमद महजूर का प्रोफेशन क्या था? पटवारी था। अब्दुल सत्तार असी एक मिल्क मैन था। ठीक है, दूध बेचने वाला। ठीक है, तो इसने स्टडी किया हाफिज और सदी। ठीक है, हाफिज क्यों बोलते हैं? हाफिज कुरान जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब्दुल सत्तार असी जो है इसने स्टडी किया हाफिज और सदी, स्टडी इसने की। तो ही ट्रांसलेटेड 2 पोएम्स, इकबाल की 2 जो जबरदस्त इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, मशहूर पोएम्स हैं, शिकवा और जवाब शिकवा। किसने लिखी है? इकबाल ने। तो अब्दुल सत्तार असी जो है इसने शिकवा और जवाब शिकवा को कश्मीरी में ट्रांसलेट किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जवाब शिकवा और शिकवा को ट्रांसलेट किसने किया कश्मीरी में? शाबाश, अब्दुल सत्तार असी ने। अब देख लीजिए दीननाथ नादिम। दीननाथ नादिम की अगर हम बात करेंगे, दीननाथ नादिम के 2 जो इंपॉर्टेंट इसकी राइटिंग्स है, एक है वन वन वुन्नम। ठीक है, वन वन वुन्नम है ना, यानी कि वन वन वुन्नम का मतलब कश्मीरी में क्या होता है? यानी कि तिमुनम चुईवन है ना, तिमुनम चुईवन, वन वन वुन्नम। ठीक है, बुम्बर तो युम्बरजल, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बुम्बर तो युम्बरजल, ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी राइटिंग है। किसकी? दीननाथ नादिम की। और वन वन वुन्नम भी याद रखना। जिंदा कोल की अगर हम बात करेंगे, जिंदा कोल जो है पॉपुलरली नोन एज मास्टर जी, इसको हम क्या बोलते थे? मास्टर जी। ही वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था? शाबाश, जिंदा कौल को फॉर कश्मीरी लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट है, जिंदा कौल को मिला था साहित्य। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसने एक इंपॉर्टेंट, इसकी एक पोएम है, बहुत ही मशहूर पोएम है, वधे मनुष्य। ठीक है, वधे मनुष्य का मतलब क्या है? मैन वुड वीप। ठीक है, वधे, वधे, वधे का मतलब होता है रोना। ठीक है, कश्मीरी में हम बोलते हैं वादुन किसको? रोने को। ठीक है, वधे मनुष्य यानी कि मैन वुड वीप, ये किसने लिखी है? ये पोएम, ये पोएम लिखी है जिंदा कौल ने, जिसको मिला था सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड। किसके लिए? कश्मीरी लैंग्वेज के लिए। रहमान राही की अगर हम बात करेंगे, रहमान राही वही शख्स है जिसको जनानपित अवार्ड मिला है ना, जनानपित अवार्ड। तो अब्दुर रहमान राही इसका फुल नेम था। ये कश्मीरी पोएट था, ट्रांसलेटर भी था, क्रिटिक भी था। मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको ये समझाया था। तो फर्स्ट कश्मीरी राइटर अवार्डेड विद जनानपित अवार्ड, याद रखना, ही इज द फर्स्ट कश्मीरी राइटर अवार्डेड विद जनानपित अवार्ड। और ये वाला जो है ऊपर का, ये वाला जो ऊपर का आपने देखा जिंदा कौल, जिंदा कौल को क्या मिला है? सबसे पहले एक साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। और रहमान राही की अगर हम बात करेंगे, रहमान राही को मिला है जनानपित अवार्ड। इंपॉर्टेंट है, रहमान राही को जनानपित अवार्ड, और ये जो जिंदा कौल है, जिंदा कौल को मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, तो देखिए आप, सुबुक सोदा, सुबुक सोदा, कलाम राही, सियारूद जीरन मंज। ठीक है, ये कुछ पोइटिक कलेक्शंस है। किसकी? रहमान राही की। ये रहमान राही की कुछ पोइटिक कलेक्शंस है। सुबुक सोदा, कलाम राही, सियारूद जीरन मंज, ये पोएम्स किसने लिखी हैं? रहमान राही ने। इसी पे यानी कि इस पोइटिक कलेक्शन पे इसको मिला था जनानपित अवार्ड। मिर्जा आरिफ एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, साइंटिस्ट टर्नर पोएट, यानी कि एक साइंसदान था, साइंटिस्ट था, और साइंटिस्ट के बाद इसका जो शौक है ना वो पोइट्री में हो गया। ठीक है, तो मिर्जा गुलाम हसन बेग इसका असली नाम था। ठीक है, मिर्जा आरिफ किसका नाम था? शाबाश, इसका असली नाम क्या था? मिर्जा गुलाम हसन बेग। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट करना। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, यानी कि एक, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, यानी कि इसके बहुत सारे पावर्स है। असल में ऑटोनॉमस किसको बोलते हैं? यानी कि जिसको राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट होगा। ठीक है, यानी कि ये खुद इस क्या हम कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, इस डिपार्टमेंट को चला रही है। ठीक है, कौन? जम्मू एंड कश्मीर में एकेडमी ऑफ आर्ट,
कल्चर एंड लैंग्वेज एक बॉडी बनाई गई, ठीक है, हम कहेंगे एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, लेकिन कब बनाया गया? 1958 में। इसका काम क्या होता है? टू प्रिजर्व आर्ट कल्चर, टू प्रमोट आर्ट कल्चर, ठीक है, इसके यही काम होते हैं। तो अब इसके बाद मिर्ज़ा कमालुद्दीन जो है ना, ये इसका फर्स्ट सेक्रेटरी था। किसका? एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस जो है, इसका पहला सेक्रेटरी कौन था? मिर्ज़ा कमालुद्दीन। कब बनी थी? 1958 में। अब देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन डोगरी पोइट्री इज हरदुत शास्त्री, यानी कि सबसे पहले अगर हम डोगरी में भी पोइट्री की जाती है, जिससे कश्मीरी में पोइट्री की जाती है, अगर हम डोगरी पोइट्री की बात करेंगे, जो फेमस डोगरी पोइट था ना, वो था हरदुत शास्त्री, ठीक है, हरदुत शास्त्री वॉज अ मोस्ट फेमस डोगरी पोइट। तो गंगराम, दिमूबाई पांथ, देवदत्त आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद डोगरी लिटरेचर, ठीक है, ये भी डोगरी लिटरेचर के साथ एसोसिएट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे ही मैंने लाए, ठीक है। तो हरदुत जो है, हरदुत इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डोगरी पोइट्री। हरदुत इज रिगार्डेड एज, ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डोगरी पोइट्री। दूसरी बात, दीमू जो है, गेव इट ए न्यू फॉर्म, ठीक है, यानी कि दीमू जो है, ही गेव ए न्यू फॉर्म टू डोगरी पोइट्री। इसके बाद है भगवत गीता। भगवत गीता वाज ट्रांसलेटेड इनटू डोगरी बाय रघुनाथ सिंह समयाल एंड हकीम परस राम, ठीक है। देखिए, भगवत गीता जो है, भगवत गीता को ट्रांसलेट डोगरी में किसने किया? एक किया रघुनाथ सिंह समयाल ने, और दूसरा जो बंदा था वो था हकीम परस राम, ठीक है। इसके बाद मेघदूत जो है, मेघदूत जो बुक है, इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू डोगरी बाय रामनाथ शास्त्री, ठीक है। मेघदूत को ट्रांसलेट किसने किया डोगरी में? रामनाथ शास्त्री ने। रामनाथ शास्त्री मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी है, मैंने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करेंगे लैंग्वेजेस की, देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, यानी कि जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ की, तो वो है कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश। ये वाली जो है ना, दीज आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए स्पोकन लैंग्वेजेस, जो यहाँ पे और भी लैंग्वेज कुछ बोली जाती हैं, कश्मीरी, डोगरी, दर्दी, पहाड़ी, पंजाबी, गोजरी, किश्तवाड़ी, पश्तू, पोगली, भद्रवाही, उर्दू, ये आपको याद करने होंगी सारी, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंग्वेज स्पोकन इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इसलिए सारे जो है ना, इनको याद रखना है। तो पहाड़ी और गोजरी जो है, पहाड़ी और गोजरी को कौन शबाश यूज़ कर रहे हैं? शबाश, ये कहाँ पे बोली जाती हैं? गुजर और बकरवाल पहाड़ी और गोजरी बोलते हैं। पंजाबी कौन बोलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर के जो सिख्स हैं वो पंजाबी बोलते हैं। दर्दी कौन बोलते हैं? गुरेज के जो लोग हैं वो दर्दी बोलते हैं। अब देख लीजिए कश्मीरी लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे, इसका ऑरिजिन अगर हम देखेंगे, देख लीजिए, कश्मीरी वाज ओरिजिनली ब्रांच ऑफ प्राकृत लैंग्वेज और वन ऑफ द प्राकृत ऑफ संस्कृत। प्राकृत मान लीजिए आप एक पार्ट हम कहेंगे, ठीक है, इट वॉज ए पार्ट, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज का मतलब होता है यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो किसी दूसरे लैंग्वेज से अराइज होगी, उसको बोलते हैं प्राकृत लैंग्वेज। अब सिंपली मैं आपको क्या कहूँगा, आपको बहुत सारी बुक्स में दिखेगा प्राकृत, इंडो आर्यन, इंडो और कुछ। सिंपली यहाँ पे आप याद रखना, हमारी जो कश्मीरी लैंग्वेज है ना, कश्मीरी लैंग्वेज पहले से ही मतलब यहाँ पे नहीं बोली जाती थी, ठीक है। ये कश्मीरी लैंग्वेज कहाँ से आई? एक्चुअली संस्कृत जो है ना, ये संस्कृत से निकली है, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज जो है उसको कुछ वर्ड्स ऐड हुए हैं, ठीक है, उसको कुछ वर्ड्स ऐड हुए हैं और तभी जाके, ठीक है, एक नई लैंग्वेज वहां पे बनी जिसका नाम पड़ा कश्मीरी, ठीक है। देखिए ये क्या था? प्राकृत ऑफ संस्कृत, यानी कि एक पार्ट था किसका? संस्कृत का एक पार्ट था ये, ठीक है। कश्मीरी लैंग्वेज जो है ना, ये संस्कृत का एक पार्ट है विद द एड मिक्सचर ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स का मिक्सचर हुआ इसमें, यानी कि वर्ड्स इसमें ऐड हुए, एंड इट अटेन्ड अ न्यू फॉर्म एज कश्मीरी। फिर हमने इसी को नाम रखा कश्मीरी। संस्कृत जो है, संस्कृत एक पार्ट था, ये कश्मीरी लैंग्वेज जो है एक पार्ट था संस्कृत का, ठीक है। यानी कि संस्कृत का एक पार्ट था, एक लैंग्वेज थी, ठीक है, संस्कृत की एक लैंगवेज थी, तो उसको हमने वर्ड्स और ऐड किए, ठीक है। जब ये ज़्यादा यहाँ पे बोली गई तो इसको वर्ड्स तो ऐड हो जाएंगे ही, ठीक है। ऐड विद द एडमिक्सचर वर्ड्स इसने एक नई फॉर्म अटेन की जिसका नाम पड़ा कश्मीरी। कश्मीरी इज़ द ओनली लैंग्वेज ऑफ दार्दिक आर्यन ग्रुप। देखिए ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं लैंग्वेज के, अब आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि दार्दिक आर्यन क्या है, इंडो आर्यन क्या है, वो चीज़ें सारी क्या है, आप रफली यहाँ पे याद रखो। कश्मीर जो है ये एक दार्दिक आर्यन ग्रुप है, यानी कि सब ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज। देखो आप फिर तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना है। आप इतना याद रखना, कश्मीर जो है ना, कहाँ गए, एक सेकंड, कश्मीर इज द ओनली लैंग्वेज ऑफ दार्दिक आर्यन ग्रुप, ठीक है, ए सब ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज। या तो आप याद रखोगे ये इंडो आर्यन लैंग्वेज, इंडो आर्यन याद रखना, ठीक है। कश्मीरी लैंग्वेज जो है ये इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, ठीक है, ये एक ग्रुप है, इसमें कश्मीरी नहीं आते, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज और भी आती हैं। तो इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है, इंडो आर्यन लैंग्वेज में से
सबसे इंडो आर्यन लैंग्वेज में ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसका लिटरेचर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, दैट इज रिच इन लिटरेचर, वो हमारी कश्मीरी लैंग्वेज है। सुन लीजिए, यानी कि इंडो आर्यन लैंग्वेज में मान लीजिए इसमें बहुत, हम मानेंगे फॉर एग्जांपल फॉर 5 मिनट्स, हम 5 मिनट के लिए हम मानेंगे इसमें तमिल है, इसमें बंगाली भी है, ठीक है, इसमें पश्तो भी है, ठीक है, इसमें डोगरी भी है, मानेंगे 5 मिनट के लिए, ठीक है। ये तो सही एग्जाम्पल्स नहीं हो सकती, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी, ठीक है। तो देखिए हमने माना ये सारी चीज़ें किसमें, इंडो आर्यन ग्रुप में, अच्छे से समझना। अब ये वाला जो पॉइंट है ना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इट हैज़ ए रिच लिटरेचर, यानी कि अगर देखा जाए ना, अगर देखा जाए तो इन सभी लैंग्वेज में से, ठीक है, तमिल में भी कुछ बुक्स लिखी गई हैं, बंगाली में भी कुछ बुक्स लिखी गई हैं या पोइट्री की गई है, इसमें भी कुछ पोइट्री की गई है, डोगरी वगैरह में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका लिटरेचर है ना, सबसे ज़्यादा जो जिसमें पोएम्स लिखी गई हैं या बुक्स लिखी गई हैं, वो हमारा कश्मीरी लैंग्वेज, ठीक है, वो हमारी कश्मीरी लैंग्वेज है, बस इतना है। तो अब देख लीजिए, कश्मीरी इज स्पेशली क्लोज टू शीना लैंग्वेज, शीना और एक लैंग्वेज है, ठीक है। शीना जो है ना, जिस तरीके से दर्दी एक लैंग्वेज है, इस तरीके से शीना भी रिजेंबल होती है कश्मीरी के साथ, ठीक है। शीना जो है ना, शीना लैंग्वेज भी रिजेंबल होती है किसके साथ, हमारे कश्मीरी के साथ, यानी कि शीना लैंग्वेज जो है ना, शीना लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स, यानी कि कुछ बोल रहे हैं 70%, कुछ बोल रहे हैं 65% इसके वर्ड्स मैच होते हैं किसके साथ, कश्मीरी लैंग्वेज के साथ। एट प्रेजेंट कश्मीरी इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड पिसरो अरबिक स्क्रिप्ट। पिसरो अरबिक स्क्रिप्ट आपको पता होगा, अरबिक स्क्रिप्ट में क्या कौन से वर्ड्स होते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा खा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं, यानी कि ये वर्ड जो है ना, इनको हम बोलते हैं, जो इस यानी कि जो स्क्रिप्ट इन वर्ड से लिखा जाए उनको हम बोलते हैं पिसरो अरबिक स्क्रिप्ट। और दूसरा होता है देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी में आते हैं, इसमें भी होते हैं 47 कैरेक्टर, जिस तरीके से हम बोलते हैं ना ABCD, ठीक है, इस तरीके से इसमें भी अलग अपने कैरेक्टर्स होते हैं, 47 कैरेक्टर्स होते हैं। जो स्क्रिप्ट इन 47 कैरेक्टर से लिखा जाए उसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, उसको बोलते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट। अब देखिए, आपको कुछ नहीं याद रखना है, आप इतना याद रखो कि एट प्रेजेंट हमारा जो कश्मीरी है ना, वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। अब आप इसको खोदिए मत, देवनागरी स्क्रिप्ट क्या होता है, पिसरो अरबिक स्क्रिप्ट क्या होता है, बस इतना याद रखना कि हमारा जो प्रेजेंट कश्मीरी जो है ना, वो हम लिखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में या पिसरो अरबिक स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो अगर किसी ने कश्मीरी बुक देखी होगी, जिस तरीके से हमारा अरबिक जिस तरीके से लिखते हैं ना, वो सेम टू सेम मैच होता है किसके साथ, अरबिक के साथ। कश्मीरी लोगों को ज़्यादातर ये समझ में आएगा, लेकिन देखिए बाकी आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखना, ये 2 टर्म्स याद रखने हैं। बिसाइड्स कश्मीरी इन डोडा पीपल आल्सो स्पीक कश्मीरी, यानी कि कश्मीर डिवीजन के अलावा अगर जम्मू डिवीजन में देखा जाए, जम्मू डिवीजन के किस इलाके में कश्मीरी बोली जाती है, डोडा के रीजन में। अब देख लीजिए, डोगरी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, डोगरी भी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये मेंबर है वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। जो वेस्टर्न पहाड़ी जो है ना, वेस्टर्न पहाड़ी अलग एक, ठीक है, ग्रुप है लैंग्वेज का, उसमें भी डोगरी लैंग्वेज आता है, ठीक है। तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ डोगरी इज तकरी, ठीक है। उसका आपने ऊपर क्या देखा, देवनागरी स्क्रिप्ट और पिसरो अरबिक, इसका क्या होता है, टकरी। अब डोगरा जो होंगे उनको आप ये समझ में आएगा ये टकरी क्या होता है, जिन्होंने डोगरी लैंग्वेज पढ़ी होगी, ठीक है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट इसका क्या है, टकरी। महाराजा रणबीर सिंह ने अडॉप्ट किया था डोगरी, ठीक है, डोगरी लैंग्वेज उसने अपनी चुनी थी कोर्ट एज कोर्ट लैंग्वेज, ठीक है ना। महाराजा रणबीर सिंह ने अडॉप्ट की थी डोगरी लैंग्वेज एज हिज कोर्ट लैंग्वेज, यानी कि कोर्ट, उसकी जो कोर्ट है ना, उसमें बोली जाती थी ओनली डोगरी लैंग्वेज, लेकिन उसने कुछ रिफॉर्म इसमें लाए, ठीक है। ये तो टकरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, टकरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, लेकिन रणबीर सिंह जो है ना, उसने बोला कि नहीं, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में आप लिखो, ठीक है। अर्लीस्ट डोगरी वर्क इज रजौली, ठीक है, अर्लीस्ट डोगरी वर्क इज रजौली, यानी कि सबसे पहली जो बुक लिखी गई ना, वो कौन है डोगरी में, वो है रजौली, ठीक है। ए डोगरी ट्रांसलेशन बाय तहलदास, ठीक है। ये किसने की थी, शाबाश, इसकी ट्रांसलेशन किसने की थी, तहलदास ने इसकी ट्रांसलेशन की थी, ठीक है। रजौली एक बुक है, ठीक है। एक्चुअली रजौली क्या है, ये ट्रांसलेशन है किसकी, शाबाश, ये ट्रांसलेशन किसने की है, तहलदास ने, फ्रॉम एन ओरिजिनल पर्शियन वर्क बाय बलीराम। ये एक पर्शियन एक बुक है, ठीक है, पर्शियन बुक है जो बलीराम ने लिखी है, उसी की ट्रांसलेशन है रजौली, लेकिन किसने की थी, सबसे पहले तहलदास ने ये शुरू किया था। इट इज अर्लीस्ट नोन मेंशन इज फाउंड इन अमीर खसरू। देखिए अमीर खसरू ने आज से पहले मतलब 150 साल 200 साल 250 साल पहले क्या किया था, एक इंडियन लैंग्वेज का एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज का एक ग्रुप बनाया था, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे 17th सेंचुरी में, सॉरी 1750 से लेकर हम कहेंगे 18th सेंचुरी में, ठीक है। तो क्या किया गया था, तो उसने लिखी थी, उसने क्या बनाई थी, एक इंडियन लैंग्वेज का एक ग्रुप बनाया था, उसमें भी उसने लिखा था कि डोगरी लैंग्वेज जो है, डोगरी भी एक लैंग्वेज है हमारे, कहाँ पे, हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है, लेकिन कहाँ पे बोली जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इतना है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही।
और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट जो होगा ना मैं आपसे ग्रुप्स में ज़रूर सजेशन लूँगा कि नेक्स्ट आप क्या पढ़ना चाहोगे।